नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 54 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 55वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। एक आपका ट्रेडिशनल प्रश्न होता है और एक आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है, ठीक है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 109 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। लिखने से पहले जो सावधानियां हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आप लोगों को नहीं करनी है। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन डाल दीजिए। कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। तथ्यों का समावेश करिए और डाटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी समावेश करिए। जो प्रश्न आप लोग लिख रहे हैं उसको लिखने से पहले जैसे जो आपको शब्द रचना है, शब्दों का चयन है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। और जो शब्द सीमा आपसे कही गई है उसी शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। जैसे जो कीवर्ड होते हैं, जो अच्छे शब्द होते हैं, तो उनको अंडरलाइन जरूर करिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2019 और 20 का, ठीक है। 19-20 का चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 20 का अलग है, 19 का अलग है, ठीक है। तो इसमें आपको जीएस के 4 पेपर के नोट्स, फुल टेस्ट सीरीज लगभग 50 से ऊपर मिलेंगी। और जो हिंदी, एसे और ड्राफ्टिंग लगभग 1000 प्रश्नों की, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य टकराव के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए और इसे सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए सरकार या आयोग की सिफारिशों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ केंद्र राज्यों के मध्य में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। उसके पास अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं संविधान में, ठीक है। संघ की स्थिति को मजबूत किया गया है और जो राज्य हैं वह हमेशा जो केंद्र है उसकी जो अनुदान है उस पर निर्भर रहते हैं। वित्तीय स्थिति हमेशा कमज़ोर रहती है राज्यों की, और जो आपका सेंटर है उसकी हमेशा अच्छी रहती है, ठीक है। और ये जो अनुदान है, अनुदान के माध्यम से ही केंद्र क्या करता है, राज्यों पर अनेक प्रकार से अपने प्रभाव का विस्तार करता है, ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उसके मध्य टकराव के कौन कौन से बिंदु हैं। तो अब उन बिंदुओं को देख लेते हैं कि जो मेन प्रश्न है उन पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, ठीक है। जो आपसे पूछा जा रहा है उसका सीधा सा जवाब देना है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसी का उत्तर सही रूप में, सही शब्दों में आप लोगों को देना है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव के बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि जैसे मान लीजिए यह सेंटर है और यह स्टेट है, ठीक है। ये सेंटर है और ये स्टेट है। अब सेंटर क्या करता है, एक राज्यपाल को भेजता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, ठीक है। और कहा भी जाता है कि जो राज्यपाल होता है केंद्र का एजेंट कहा जाता है। काफ़ी विवाद रहता है, इसकी भूमिका पर विवाद रहता है। जो भी कार्य करता है हर तरीके से दबाव बनाता है। जो राज्य की मशीनरी होती है, विधानमंडल होता है, जो स्टेट की सरकार होती है उस पर, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा विवादास्पद रही है। उसकी भूमिका हमेशा विवादास्पद रही है। काफ़ी इस पर गंभीर चर्चा भी हुई है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, संविधान के अनुच्छेद 356 और 355 का मामला कि एक तरीके से राज्यपाल क्या है, राज्यपाल अगर सिफारिश करे राष्ट्रपति शासन की राज्य में, ठीक है, किसी भी समय उसको लगता है स्वविवेक से कि हाँ आज की डेट में राज्य की मशीनरी जो है, राज्य सरकार सही से काम नहीं कर रही है, विफल हो गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य की सारी शक्तियां उठकर केंद्र के पास चली जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। संविधान के 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। 355 में क्या है कि जो सेंटर है, सेंटर स्टेट की रक्षा करेगा, ठीक है। हर तरीके से अगर कोई बाहरी स्थिति होती है या उस पर कोई संकट काल स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में सेंटर जो है हर तरीके से मदद करता है, रक्षा करता है, ठीक है। आर्टिकल 365 क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट है, उल्टा समझ लीजिए, ठीक है।
चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। देखिए जो टैक्स कलेक्शन होता है तो उसमें हमेशा निर्भर रहना पड़ता है अनुदान पर। जो निर्भरता होती है तो कहीं न कहीं राज्य जो हैं केंद्र पर हमेशा निर्भर रहते हैं। वो अपनी जो डेवलपमेंट है उसको सही रूप में नहीं कर पाते, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सेंटर में क्या है, किसी अन्य पार्टी की सरकार है, स्टेट में क्या है, किसी अन्य पार्टी की सरकार है। तो ये मतलब बिल्कुल विरोधाभासी चीज़ें होती हैं और जो कार्य किए जाते हैं वो गलत तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, अनुदान रोक लिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही से कार्य नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं जैसे आईएएस है तो इनकी, आईएएस आईपीएस, तो इनकी नियुक्तियां जो हैं राज्यों में की जाती हैं केंद्र के आधार पर। तो इनका नियंत्रण भी रहता है, एक नियंत्रण मशीनरी के तरीके से कार्य करता है जो आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस और आईपीएस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र का प्रभुत्व तो हमेशा बना रहता है, राज्यों पर एक निरीक्षण की भी प्रक्रिया चलती है। इन जो कई बार ये कहा भी जाता है कि जो सेंटर है, सेंटर हमेशा निगरानी करवाता है जो आईएएस होते हैं उनके माध्यम से। ठीक है, और क्या चीज़ है, अगली चीज़ क्या है, जो मन विवाद उठता है केंद्र और राज्य के मध्य में। ठीक है, केंद्र द्वारा कानून व्यवस्था पर बिना राज्य की सहमति से कार्रवाई कर सकती है। जैसे मान लीजिए कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ गई स्टेट की, तो अब अगर बिना राज्य की सहमति से भी क्या है, सेंटर हमेशा कानून व्यवस्था पर बिना राज्य की सहमति से क्या है, कार्रवाई कर सकती है। तो इस पर स्टेट नाराज होता है कि आपको मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं और टकराव की स्थिति बनती है सेंटर और स्टेट के बीच में। अगली चीज़ क्या है, जनसंचार के साधनों पर नियंत्रण। जैसे मान लीजिए मीडिया है, मीडिया पर सूचना प्रसारण मंत्रालय का पूरा निगरानी होती है। सारी चीज़ें स्टेट की हों चाहे किसी चीज़ की हो, जो सूचना जनसंचार के साधन होते हैं उस पर पूरा का पूरा पूर्ण रूप से नियंत्रण जो होता है वो सेंटर का होता है। तो ये भी एक निगरानी रखने का कार्य किया जाता है और हर तरीके से अपने अनुसार सेंटर यूज़ करता है। ठीक है, और क्या चीज़ होती है कि जैसे विधानमंडल में कोई विधेयक है तो वो स्वीकृति के लिए जाता है राज्यपाल की। ठीक है, और राज्यपाल जो होता है वो आपका केंद्र का एजेंट माना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास में जाता है तो स्वीकृति हेतु विधेयक सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 201 के तहत। ठीक है, वो मतलब स्वीकृति के लिए, जैसे अगर पुनर्विचार के लिए एक बार देखने के लिए वो राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है पुनर्विचार हेतु, तो वो राष्ट्रपति के लिए अगर रिजर्व करता है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 201 के तहत भी यह कार्य करता है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, कभी कभी बहुत ज़्यादा विलंब किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा अनेक प्रकार के विधेयकों को पास करने में। तो यहाँ पर राज्य और सेंटर के बीच में, राज्य और केंद्रों के बीच में एक विवाद की स्थिति बनती है आकर। और अगली चीज़ जो है, अगली चीज़ है आपकी आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध हमेशा, जैसे मान लीजिए कभी भी इमरजेंसी लगती है तो स्टेट के सारे चीज़ें जो हैं उठकर सेंटर के पास में चली जाती हैं और उसको कानून और सारी चीज़ों पर अधिकार मिल जाता है। तो ये राज्यों पर हर तरीके से नियंत्रण रखा जाता है और जो कि एक टकराव का बिंदु साबित होता है। अगली चीज़ क्या है, केंद्रीकृत चुनाव मशीनरी जो है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो वो कहीं ना कहीं देखिए प्रभाव जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि स्टेट में जो है, अब स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं उनको कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन जो सेंटर का है, जैसे स्टेट के इलेक्शन कराने के लिए सेंटर जिम्मेदार होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है और इसकी नियुक्ति जो होती है वो आपके जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो उसके परामर्श से सारी चीज़ें होती हैं और उनकी नियुक्ति जो होती है, मुख्य चुनाव आयोग जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। तो ऐसे में क्या है, तो हर तरीके से फेवर किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं कि जैसे न्यायाधीशों की इच्छा अनुसार नियुक्ति और तबादले कि जैसे देखिए सिफारिशें की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि कौन से व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश चुना जाना चाहिए, तो इसमें सिफारिशें उसको लागू किया जाता है और तबादले भी किए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति का
जो दिल्ली हाई कोर्ट थी उससे तबादला करके आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में किया गया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा स्टेट और सेंटर के बीच में एक विवाद का बिंदु साबित होती हैं। दूसरी चीज़ क्या, अगली चीज़ क्या है कि जैसे नीति आयोग, एक हमारे यहाँ प्लानिंग जो आयोजना है उससे संबंधित चीज़ें जो कार्य हैं वो करता है आपका नीति आयोग, ठीक है। पहले क्या था, पहले योजना आयोग था, अब वही उसी का स्थान लिया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग हर तरीके से केंद्र और राज्यों की योजनाओं को बनाने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं सेंटर का प्रभुत्व इसमें भी बना रहता है और इसी में राज्यों को कहा जाता है कि राज्यों की भागीदारी उतनी सुनिश्चित नहीं की जा रही है, राज्यों की बात नहीं मानी जा रही, राज्यों को अनुदान नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, ऐसी स्थितियों में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं और केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति बनती है आकर। और क्या है कि जैसे राज्यों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती, तो ये भी एक निगरानी और एक विवाद का बिंदु बनता है कि जो अर्धसैनिक बल होते हैं हमारे, तो इनको मतलब नियुक्ति की जाती है जो राज्य हैं, स्टेट जो हैं उन पर, ठीक है। तो ये एक टकराव के बिंदु देखने में आते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य में, ठीक है। अब देखिए टकराव के बिंदु को सही समाप्त करने के लिए कुछ सिफारिशें सरकारी आयोग की सिफारिशें हैं, तो उनको सिफारिशों को देख लेते हैं कि जैसे कौन कौन सी सिफारिशें हैं। सबसे पहली सिफारिश क्या है कि जैसे केंद्र राज्य के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे राज्यपाल नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भी सिफारिश ली, जैसे मान लीजिए इस समय वर्तमान में राज्यपाल क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसी स्थिति में सरकारी आयोग ने बोला कि आप जिस समय राज्यपाल की नियुक्ति करें तो उस समय आपको क्या करना है, जो संबंधित राज्य का सीएम है उससे आपको परामर्श लेना होगा, ठीक है, उसकी भी सिफारिश माननी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ सुझाव दिए गए थे, सिफारिशें दी गई थी। और क्या कही गई थी बातें कि जैसे अगर पुनर्विचार हेतु जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के लिए विधेयक को भेजता है तो उसको शीघ्र वापस लौटाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। और क्या बातें कही गई हैं कि जैसे राज्य सूची पर केंद्र कानून नहीं बनाना चाहिए। जैसे देखिए राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है विषम परिस्थितियों में, अगर देश हित में कोई मुद्दा अगर उठता है तो ऐसी स्थिति में राज्य जो सेंटर है वो राज्य के राज्य सूची पर कानून बना सकता है। लेकिन सरकारी आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति आने पर राज्य सूची पर केंद्र को कानून नहीं बनाना चाहिए। अगली चीज़ क्या है, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं दोस्तों, उसके लिए संसद विधि द्वारा मतलब जो स्थानीय निकाय जो होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव जो होते हैं, तो उनके लिए जो नियम कानून बनाने चाहिए वो संसद को बनाने चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। और क्या है कि जैसे जो राज्यों की स्थिति है उसको वित्तीय स्थिति को ठीक करने के प्रयास किए जाने चाहिए, हर तरीके से केंद्र को हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। और क्या है कि समवर्ती सूची में अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है तो उसमें राज्य की भी सहमति या परामर्श लेना चाहिए। तो ये बातें सरकारी आयोग के द्वारा कही गई हैं। लेकिन सरकारी आयोग ने ये भी एक बात कही गई है कि शक्तिशाली केंद्र की एक अवधारणा को कहा गया है कि शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए, ठीक है, कि जो स्टेट हैं वो मनमानी ना कर सके। और क्या है कि जैसे जो विधानमंडल है, विधानमंडल में बहुमत का निर्णय, जैसे मान लीजिए वर्तमान में किसी भी राज्य में, जैसे मान लीजिए एमपी में, मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियां बनी थी कि बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था, फ्लोटर्स की बात कही गई थी। तो ऐसे में बहुमत का निर्णय जो होना चाहिए विधानमंडल में सदस्यों के मतदान द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कुछ कही गई थी सरकारिया आयोग के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। आपके 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है बहुत अच्छी तरीके से। इस प्रश्न को 200 शब्द सीमा में लिखिए, ठीक है। जो आज का प्रश्न है, ठीक है, यह पेपर सेकंड का था, इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए। पीडीएफ आप लोगों को जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसी में आप लोगों को प्राप्त होगी। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो करंट अफेयर का प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 110 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले जैसे वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में आप एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, महान विचारक की लाइन, इन सारी चीज़ों को डाल देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तथ्यों का, डायग्राम का, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। जो अच्छे शब्द हैं, अच्छे शब्दों का चयन करिए और जो अच्छे शब्दों को हाईलाइट भी करिए, मतलब अंडरलाइन भी करिए, ठीक है।
इसके साथ में आपको आप लोगों को और क्या करना है कि जैसे शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, जो उत्तर लिखेंगे उसको पैराग्राफ और पॉइंट्स के जहाँ भी जो भी चीज़ रेलेवेंट लगे उस फॉर्मेट में लिखना है। 2 ही फॉर्मेट में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है करंट अफेयर का, प्रश्न संख्या 110 है और 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। जैसे देखिए 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि 125 शब्द में ही लिखिए। थोड़ा सा 10 शब्द आगे या पीछे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व, जैसे CSR था, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे ही वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व यानी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्यों को बताइए, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए इस तरीके का जो चीज़ है, ये वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। और इसमें किया क्या जाता है कि जैसे जो वैज्ञानिक समुदाय के सभी हितधारकों के बीच में समन्वय स्थापित करना, जैसे वैज्ञानिक प्रविधियों को जो भी चीज़ें चल रही हैं, रिसर्चेज चल रही हैं और जितने स्टेक होल्डर शामिल होते हैं, हितधारक शामिल होते हैं, उनको उनके बीच में समन्वय लाना, ठीक है। समाज और विज्ञान के मध्य संपर्कता, मतलब समाज और विज्ञान के बीच एक दूसरे से कनेक्ट कराना, ठीक है, और चीज़ों को विकसित करना, आगे बढ़ना, डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती हैं। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित संस्थानों और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना, कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर भी रिसर्चेस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित जो रिसर्चेज हो रही हैं, जो खोजें की जा रही हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाना, तो यह कार्य है जो आपका वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व है। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यह आपकी कहलाती है, ठीक है। इसमें हितधारकों की श्रेणियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। कि जैसे मान लीजिए जो लाभार्थी हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज इन सब के शिक्षक जो हो गए, ये होते हैं। स्थानीय निकाय के व्यक्ति हो गए और महिला समूह हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो ये हितधारक के रूप में आते हैं। कार्यान्वयनकर्ता कौन कौन से होते हैं, दूसरी चीज़ क्या है, कार्यान्वयनकर्ता। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई शोध संस्थान है, प्रौद्योगिकी संस्थान है, कोई प्रौद्योगिकी का केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, या मंत्रालय है या सरकार है, तो ये सारे के सारे कार्यान्वयनकर्ता कहलाते हैं। अगली चीज़ क्या है, आकलनकर्ता। आकलनकर्ता देखिए बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है, ठीक है। तो यह विभाग जो है, जो अधिकारी होंगे वो बाहरी विभाग के भी हो सकते हैं, बाहरी प्रकोष्ठ के भी हो सकते हैं, वो आंतरिक प्रकोष्ठ के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आकलनकर्ता भी इसमें शामिल होता है हितधारकों की श्रेणियों में। और लास्ट में आता है जो है आपका समर्थक। तो देखिए समर्थक कौन से व्यक्ति होते हैं, जैसे जो निगम है और जो अनुदान देने वाले समूह हैं या ग्रुप जो हैं, जो अनुदान देते हैं, वो आपके समर्थक कहलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हितधारक और क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए अगली चीज़ जो है, अगली चीज़ 2 फॉर्मेट में आप लोगों को प्रश्न बताना था। जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके उद्देश्यों को, तो अब उद्देश्यों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व के उद्देश्य कौन कौन से, तो देखिए इसमें विज्ञान समाज संपर्कता, मतलब विज्ञान को समाज से कनेक्ट कराना। विज्ञान देखता है कि वैज्ञानिक कार्यों के लाभों को स्थानांतरित करना, कि जैसे कोई अगर सामाजिक समस्या है उसके हम किस तरीके से जो वैज्ञानिक कार्य किए जा रहे हैं, शोध किए जा रहे हैं, उनसे हम किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, उन समस्याओं के निदान में किस तरीके से हम सतत विकास अपना कर सकते हैं। तो ये आपका आता है विज्ञान समाज संपर्कता में, ठीक है। जो विज्ञान समाज कनेक्टिविटी है, कनेक्ट है उसके बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, विज्ञान संपर्कता। तो इसमें क्या है कि जैसे आप एक शोध संस्थान चला रहे हैं और बाहर का कोई संस्थान या अपने देश में ही अन्य कोई शोध संस्थान है, तो उसके विचार आप भी समाहित करिए, आपके विचार वो भी समाहित करे, आप आदान प्रदान विचारों का करिए। विज्ञान जो सेंटर हैं, जो अनुसंधान केंद्र हैं, उनके बीच में, लोगों के बीच में, जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में, ठीक है, संस्थाओं के बीच में, और संसाधनों का साझा उपयोग करिए। हो सकता है कोई संसाधन या व्यक्ति बाहरी हो या आंतरिक हो, मतलब अपने देश में हो या तो बाहर हो, दोनों चीज़ों में, दोनों फॉर्मेट में। और अगली चीज़ क्या है, समाज विज्ञान
संपर्कता। तो अब देखिए, अगर समाज में कोई समस्या आती है, ठीक है, कोई भी समस्या अगर समाज को होती है, तो विज्ञान को क्या है, विज्ञान को हर तरीके से समस्या का समाधान करना, किसके माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो समाज की समस्याएं हैं उसको खत्म करना, उसको एंड करना, ठीक है। और क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे सांस्कृतिक परिवर्तन, कि लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना, लोगों को जागरूक करना विज्ञान के प्रति, ठीक है, और वैज्ञानिक मनोवृत्ति को शामिल करना। तो ये सारे के सारे उद्देश्य शामिल होते हैं आपके एसएसआर में, ठीक है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से 125 शब्दों में अच्छी तरीके से लिखिए, ठीक है। आंसर राइटिंग दोस्तों आप लोग जरूर करते रहिए। जो लोग भी 2020 के लिए या 19 के लिए जीएस के चारों पेपर के नोट्स और फुल टेस्ट सीरीज, ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।